हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो एबीसी और यूजीसी नेट ज्योग्राफी प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। बच्चों, आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार आप इन पिक्स को देखिए। किसने इन खूबसूरत से मैदानों का निर्माण किया होगा? बर्फ के मैदानों का निर्माण किया होगा। ठीक है। कौन है वो जिसने इस सूखी रेतीली जमीन पर इस खूबसूरत से प्राकृतिक पुल का निर्माण किया होगा? ठीक है। किसने नदियों को इतनी ताकत दी होगी कि उन्होंने इन चट्टानों को इतना गहरा काट के इतनी गहरी खाइयों का निर्माण किया कि आज दुनिया भर के पर्यटक इन जगहों पर जाने को पसंद करते हैं। ठीक है। किसने इन बीहड़ इलाकों में चट्टानों को इतना वर्टिकली गहरा काटा होगा? ठीक है। और कौन है वो जिसने समुद्र किनारे चट्टान को इतना काट करके ऐसी गुफा का निर्माण किया होगा? ओवरऑल अगर बात करें तो नेचर को इतना खूबसूरत किसने बनाया होगा? ठीक है। तो नेचर यानी कि नेचर को खूबसूरत बनाने में जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो है अनाच्छादन, डेनुडेशन। ठीक है। इसे द अनसंग हीरोज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है, क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी क्या थी? गर्म और तप्त अवस्था में थी, लावा फॉर्मेशन में थी। तो वहां से लेकर और यहां तक इतने खूबसूरत बनाने में अनाच्छादन ही सबसे प्रमुख रोल निभाता है। ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, अनाच्छादन की जो प्रक्रिया है उसमें 3 मेजर टूल्स काम करते हैं। पहला है अपक्षय, वेदरिंग, दूसरा है सामूहिक संचलन, मास वेस्टिंग और तीसरा है इरोजन। ठीक है? तो कैसे ये काम करता है? बारी-बारी से इसको जानते हैं। सबसे पहले इसमें है अपक्षय, वेदरिंग इसे कहा जाता है। ठीक है? चट्टानों का अपने ही स्थान पर स्वतः टूटने-फूटने की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप कैसे टूटती है? या तो भौतिक क्रियाओं से, या रासायनिक क्रियाओं से, या फिर जैविक क्रियाओं से। अभी हम इसको एक-एक करके जानेंगे कि कैसे भौतिक क्रियाओं से चट्टानें टूटती हैं। ठीक है? तो चट्टानों का इन क्रियाओं के द्वारा अपने ही स्थान पर टूटने-फूटने की क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। ठीक है? यह एक स्थैतिक प्रक्रिया है। स्थैतिक मतलब स्थिर है। अपने ही स्थान पर चट्टान क्या है? टूटकर अपने ही स्थान पर पड़ी रहती हैं, इधर-उधर मूव नहीं करती हैं। ठीक है? और अपक्षय के द्वारा चट्टानों का विघटन या फिर वियोजन होता है। दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग-अलग हैं, इसको जानेंगे हम अभी। ठीक है? विघटन मतलब डिसइंटीग्रेशन और वियोजन मतलब डिकम्पोजिशन। तो कैसे होता है? विघटन मतलब भौतिक क्रियाओं के द्वारा, भौतिक क्रियाएं मतलब तापमान, तुषारपात जो पाला पड़ता है, ठीक है, जल आदि के द्वारा चट्टानों के ढीले पड़ने को विघटन कहते हैं। तो भौतिक क्रियाओं के द्वारा जो चट्टानें टूटती हैं उसे विघटन कहा जाता है। ठीक है। और वियोजन रासायनिक कारकों के द्वारा यानी कि ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन और हाइड्रेशन के द्वारा चट्टानों के ढीले पड़ने को वियोजन कहते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक अंतर है। रासायनिक कारकों के द्वारा चट्टानों के अपक्षय की प्रक्रिया वियोजन कहलाती है, और भौतिक कारकों के द्वारा चट्टानों के अपक्षय की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विघटन कहलाती है। ठीक है। और इस विघटन और वियोजन के फलस्वरूप ही चट्टानें अपने स्थान पर टूटने लगती हैं। ठीक है। विघटन और वियोजन को शुरू करने से पहले बेटा एक नजर हम डालते हैं कि अपक्षय को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना कि क्यों चट्टानें टूट जाती हैं। ठीक है। तो 4 प्रमुख मेजर रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं जो इसको अपक्षय को करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। सबसे पहला इसमें है चट्टानी संरचना। देखिए, चट्टान जो कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि चट्टानें क्या होती हैं? खनिज पदार्थों के मिश्रण से बनती हैं। ठीक है। एक ऐसा ठोस पदार्थ है जो खनिज पदार्थों के मिश्रण से बनती हैं। मतलब चट्टानों में क्या होता है? अलग-अलग प्रकार के खनिज मौजूद होते हैं। लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा, सोना, चांदी और भी अलग-अलग प्रकार के खनिज। ठीक है। और इन खनिजों के मिश्रण से ही क्या बनती है? चट्टान बनती है। खनिजों के कण जब आपस में मिलकर ठोस रूप बन जाते हैं तो इन्हें चट्टान कहा जाता है। तो जैसे ये ग्रेनाइट चट्टान है, ठीक है? तो इसमें क्या है? स्फटिक खनिज है, फेल्सपार खनिज मौजूद है। ठीक है। आप काले और सफेद और ये जो रेड कलर का देख रहे हैं तो इसमें अलग-अलग खनिज मौजूद हैं। उसी प्रकार जो संगमरमर है इसमें कैल्साइट खनिज प्रमुख रूप से पाया जाता है। ठीक है। जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का ही स्फटिकीय रूप है। उसी प्रकार जो बलुआ पत्थर है उसमें भी क्या है? स्फटिक और फेल्सपार की मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार जो अलग-अलग चट्टानें हैं उसमें क्या होता है? खनिज पाए जाते हैं। सब में अलग-अलग प्रकार के खनिज हैं। और खनिजों की विशेषता क्या होती है कि खनिजों पर तापमान, दबाव और वायुमंडलीय प्रभाव का अलग-अलग असर होता है। मतलब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम चूना भी कहते हैं, ठीक है ना? पानी में आसानी से घुल जाता है, ठीक है? हम सब घर में चूना जो लगाते हैं उसमें पानी में घुल जाता है। तो जिस चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा मात्रा में होगा तो बारिश का पानी पड़ते ही वो चट्टान क्या होगी? धीरे-धीरे डिकम्पोज हो जाएगी, हट जाएगी। मतलब उसमें से चूना पानी में घुल करके बहने लगेगा, ठीक है? और चट्टानों में क्रैक्स या पड़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? लोहा है।
पानी के साथ ऑक्सीकरण हो जाता है, लोहे में क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, ठीक है? और जंग लगने पर लोहा क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है। तो जिन चट्टानों में लोहे की मात्रा ज़्यादा होगी, तो बारिश, पानी, हवा, धूप के कारण क्या होगा? लोहे में जंग लग जाएगा और चट्टानों में से लोहे के कण अलग हो जाएँगे। तो लोहे के कण जब अलग हो जाएँगे, तो चट्टानों में क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि चट्टान में लोहे के उन खनिजों ने अपना स्थान छोड़ दिया है, ठीक है ना? तो क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाएँगे। कैल्शियम सल्फेट पानी के साथ फूल जाती है, कुछ चट्टानें फूलती हैं, अभी हम इसको जानेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि चट्टानों में क्या होते हैं, अलग-अलग प्रकार के खनिज होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं किसके साथ? तापमान के साथ, हवा के साथ, पानी के साथ, ठीक है ना? और रिएक्ट करने पर क्या करते हैं, वो अपना स्थान क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और जैसे ही किसी चट्टान में कोई खनिज अपना स्थान छोड़ देगा, तो डेफिनिटली वहाँ पर क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाएँगे, ठीक है ना? क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाएँगे और क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए तो क्रैक्स डेवलपमेंट के बाद क्या होगा वो चट्टान अलग-अलग टुकड़ों में टूट जाएगी। इसीलिए चट्टानी संरचना अपक्षय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है? अगर चट्टानों में कमज़ोर खनिज हैं, ठीक है? तो वो चट्टान आसानी से टूट जाएगी और यदि चट्टानों में मजबूत खनिज हैं, तो उनको टूटने में बहुत देर लगेगी, ठीक है? या उसमें क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। तो एक तो पहला कारक ये हो गया चट्टानी संरचना, ठीक है? दूसरा कारक है जलवायु। जलवायु क्या होती है बच्चों? अभी हम जानेंगे कि भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? विघटन विघटन और वियोजन की प्रक्रियाएँ। लेकिन आपको ये समझना है कि जो भौतिक अपक्षय की जो प्रक्रिया है, वो बेसिकली ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। ठंडी जलवायु मतलब जहाँ पाला अधिक पड़ता है, ठीक है ना? बर्फ अधिक पड़ती है, पाला अधिक पड़ता है, ठीक है? और इसके अलावा जो मरुभूमि प्रदेश होते हैं, मरुभूमि प्रदेश मतलब रेगिस्तानी प्रदेश, ठीक है? एक चीज़ आपको समझना है कि जो तत्व बहुत तेज़ी से क्या होता है गर्म होता है, वो उतनी तेज़ी से ठंडा भी हो जाता है, ठीक है? जैसे लोहा है, बहुत तेज़ी से गर्म होता है, बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है। लेकिन जो धीरे-धीरे गर्म होता है, जैसे पानी है, पानी क्या धीरे-धीरे गर्म होता है, तो वो धीरे-धीरे ही ठंडा होगा, ठीक है ना? तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होती है, रेत होती है, ठीक है? तो दिन में सूर्य की गर्मी से रेत क्या होती है बहुत तेजी से गर्म हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होती है, वो बहुत तेज गति से ठंडी भी हो जाती है। इसीलिए मरुभूमि प्रदेशों में भी भौतिक अपक्षय की प्रक्रियाएँ देखने को मिलती हैं। ठीक है ना? तो एक तो ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में और एक मरुभूमि प्रदेशों में भौतिक अपक्षय होता है। रासायनिक अपक्षय कहाँ होता है? गर्म और आर्द्र जलवायु में जहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है, ठीक है ना? रासायनिक अपक्षय के लिए पानी का होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जलवायु इस तरीके से अपक्षय के लिए रोल प्ले करती हैं, ठीक है? तीसरी है स्थलाकृतियाँ। देखिए, स्थलाकृति की लोकेशन अपक्षय में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। लोकेशन इसलिए बताया गया है बच्चों कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर लोकेशन उसकी कहाँ पर मौजूद है, ठीक है? वो विषुवत रेखा पर मौजूद है या फिर वो ध्रुवों पर मौजूद है, ठीक है? क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा कैसा क्षेत्र है? गर्म और आर्द्र क्षेत्र है, ठीक है? और ध्रुवीय क्षेत्र कैसा है? ठंडा क्षेत्र है। तो जैसे कि अभी बताया ठंडे क्षेत्रों में कैसा होता है? भौतिक अपक्षय अधिक होता है क्योंकि वहाँ पाला पड़ता है, ठीक है ना? जमने और पिघलने की प्रक्रियाओं की वजह से भौतिक अपक्षय होता है और गर्म आर्द्र क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्थलाकृतियाँ की लोकेशन कहाँ पर है? ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है स्थलाकृति का ढाल अपक्षय में सहायक होता है। ठीक है? पहाड़ी का मैं एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा। देखो ढाल पहाड़ी पर 2 प्रकार के ढाल होंगे, ठीक है ना? एक तो होगा सनी फेज़, ठीक है? जो कि सूर्य के सम्मुख है। वहाँ पर क्या होगा बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और दूसरा जो ढाल होता है वहाँ पर उतनी गर्मी नहीं पड़ती है, वो विमुख ढाल हो गया, ठीक है ना? तो जो सनी फेज़ होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्रों में, वहाँ पर तापमान क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है? तापमान अधिक होगा तो नमी बहुत कम होती है, ठीक है ना? इसका जो विमुख ढाल है, जहाँ पर सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, वहाँ पर नमी अधिक होती है, ठीक है? और यदि ये क्षेत्र ऊँचाई वाले क्षेत्रों में हो गया, तो नमी अधिक होने की वजह से इस क्षेत्र में पाला अधिक पड़ेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो भी क्रैक्स वगैरह होंगी, जो भी खनिज होंगी, उसमें पाले की प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी, तो आप समझ जाइए फिर क्या हो जाएगा, ठीक है ना? भौतिक अपक्षय बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगा। तो इस स्थलाकृति का ढाल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? स्थलाकृति के ऊपर मिट्टी का मोटा आवरण अपक्षय को कम करता है। ज़ाहिर-सी बात है, स्थलाकृति के ऊपर अगर मिट्टी है, तो ठीक है, तो मिट्टी क्या करेगी? मिट्टी जो है सूर्य की गर्मी को रोकेगी, हवा और पानी को बहुत धीरे से अंदर आने देगी। तो अंदर जो चट्टानों के जो खनिज हैं, उस पर जो डायरेक्ट असर होगा, सूरज का, पानी का, हवा का, वो बहुत ही कम हो जाएगा, तो चट्टानें सुरक्षित रहेंगी।
ठीक है ना? लेकिन अगर भूस्खलन की वजह से ये मिट्टी का आवरण हट जाए, ठीक है? तो अभी हम जानेंगे एक एक्सफोलिएशन होता है, ठीक है ना? अपशल्कन इसे कहा जाता है। जैसे ही मिट्टी का मोटा आवरण हटता है, तो नीचे की चट्टानों पे एक तो प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, ठीक है? तो प्रेशर रिलीज़ एक्सफोलिएशन भी होता है और दूसरा खनिज जो है डायरेक्ट सूर्य और हवा-पानी के रिएक्शन कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से चट्टानें बहुत तेज़ी से टूटने लगती हैं, ठीक है? इस स्थलाकृतियों में जल नमी की उपलब्धता रासायनिक अपक्षय को बढ़ा देती है। ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ पानी होगा, तो पानी रिएक्ट तो करेगा ही करेगा, ठीक है? और चट्टानों में कोई ना कोई खनिज तो मौजूद होता ही है। अब वो खनिज किस प्रकार का है, तो उस प्रकार की कंडीशंस वहाँ पर अपक्षय वहाँ पर देखने को हमें मिलेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से जो स्थलाकृति है वो अपक्षय को प्रभावित करती है। और फाइनली है प्राकृतिक वनस्पतियाँ। ठीक है? प्राकृतिक वनस्पति अपक्षय को बढ़ावा भी देती है और उसके अवरोधक भी हैं। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वनस्पति की जड़ें यदि चट्टानों की दरारों पर मौजूद हैं, तो उन चट्टानों को धीरे-धीरे तोड़ देंगी। अभी हम पढ़ेंगे जैविक अपक्षय के अंतर्गत, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है चट्टान के ऊपर अगर ट्रैक्स पर अगर कोई पेड़ है, तो उसकी जड़ें क्या करेंगी, उस चट्टान को धीरे-धीरे चौड़ा कर देंगे, तोड़ देंगी। और यदि वनस्पति की जड़ें मिट्टी के ऊपर मौजूद हैं, तो वो उस स्थान को वायुमंडलीय प्रभाव से संरक्षित करती हैं। जैसे कि अभी हमने जाना कि चट्टानों के ऊपर अगर मिट्टी का आवरण है, तो बारिश का पानी क्या करेगा, पेड़ों के सारे बहुत धीरे-धीरे इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आएगा और चट्टानों को संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है ना? मिट्टी आसानी से नहीं कटेगी, ठीक है? तो वनस्पति की जड़ें यदि मिट्टी के ऊपर हैं, तो वो संरक्षण करती हैं और वनस्पति की जड़ें यदि चट्टानों के ऊपर हैं, तो वो चट्टानों को बहुत तेज़ी से या धीरे-धीरे तोड़ देती हैं। तो अपक्षय को बढ़ावा भी देती हैं और अवरोधक भी होती हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति और ये सभी फैक्टर्स क्या करते हैं, अपक्षय को प्रभावित करते हैं, ठीक है? तो और इन्हीं की वजह से क्या होता है अपक्ष चट्टानें अपने स्थान पर टूटने-फूटने लगती हैं, ठीक है? तो अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये अपक्षय की प्रक्रिया संपन्न होती है। 3 तरह से होती है। पहला है भौतिक अपक्षय, मैकेनिकल वेदरिंग, दूसरा है रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग और तीसरा है जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है? एक-एक करके समझते हैं। भौतिक अपक्षय, मैकेनिकल वेदरिंग। भौतिक अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के यांत्रिक बलों के द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। मतलब यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है? यांत्रिक बल लग रहे हैं, ठीक है? अब वो बल कैसे काम कर रहे हैं? वो बल कौन दे रहा है? ठीक है? वो फ़ोर्स कौन लगा रहा है चट्टानों पर? ठीक है? वो ये हैं, वो ये कंडीशंस हैं, ठीक है? चलिए एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहला इसमें है तुषार वेजिंग हिमक्रिया। ये कौन-सा बल है? ठीक है? फ्रॉस्ट वेजिंग इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रीज़ थॉ प्रोसेस इसे कहा जाता है। ठीक है? ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है, जैसे कि बताया जहाँ पाला पड़ता है, ठीक है? पाला क्या होता है? जमा हुआ अवस्था में होता है, ठीक है ना? जमी हुई अवस्था में होता है। चट्टानों की दरारों में पानी घुसने पर जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए तो पानी बर्फ में बदल जाता है। ठीक है? चट्टानों में क्रैक्स तो होते ही हैं। ठीक है? बारिश का पानी जब इन दरारों में आता है और पाले पड़ने की प्रक्रिया के दौरान वो पानी क्या हो जाता है? बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? पानी जब बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन 9% तक बढ़ जाता है। ठीक है? मतलब जो पानी है और इस पानी को अगर हम बर्फ में कन्वर्ट करें, तो उसका आयतन बढ़ जाएगा मतलब ये बर्फ ऊपर तक आ जाएगी, ठीक है? बर्फ मतलब बाहर की ओर फैलती है, उसका आयतन बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ आयतन ही दरारों पर दबाव डालता है। अब यांत्रिक बल आ गया, देखो मतलब जितना पानी था, इसका बर्फ बन गया तो वो एक बर्फ जो है उसका आयतन बढ़ गया। तो ये जो बढ़ा हुआ आयतन है चट्टानों पर क्या करेगा? दबाव पैदा करेगा, ठीक है? बार-बार जमने और पिघलने की प्रक्रिया से चट्टानें टूटती हैं। तो पहला यांत्रिक बल किसके रूप में आया? पाले के रूप में आया। तुषार वेजिंग इसे कहते हैं, फ्रॉस्ट वेजिंग या फ्रीज़ थॉ प्रोसेस, ठीक है? दूसरी कंडीशंस है तापीय विस्तार और संकुचन। तो दूसरा प्रेशर अब कौन लगा रहा है? तापमान लगा रहा है, ठीक है? यांत्रिक बल। थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। कंडीशन कहाँ होती है देख लीजिए, यह शुष्क और गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में अधिक होता है क्योंकि यहाँ दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है? जैसे अभी बताया ना रेगिस्तानी जो क्षेत्र होते हैं, दिन में बहुत तेज़ी से गर्म होते हैं और रात को बहुत तेज़ी से क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं। दिन में सूर्य की तेज गर्मी के कारण चट्टानों की बाहरी सतह गर्म होकर फैलती है, विस्तार होता है। अब चट्टान क्या होती है? खनिजों से बनी होती हैं, ठीक है ना? अब खनिजों पर तापमान का असर भी होता है, ठीक है? कुछ खनिजें जो है तापमान के द्वारा जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं, कुछ कम करती हैं, ठीक है? तो सूर्य की तेज गर्मी के कारण खनिज क्या होते हैं? गर्मी के कारण बाहर की ओर फैलने लगते हैं। जैसा आपने कहावत भी सुनी होगी ना कि लोहे पर तब चोट मारो जब लोहा क्या हो? गरम हो, ठीक है ना? तो जब कोई खनिज गरम हो जाता है, ठीक है ना? तो वो एक्सपैंड करता है, बाहर की ओर फैलता है, ठीक है? विस्तार होता है।
और रात में तापमान कम होने पर यही सतह ठंडी होकर सिकुड़ती है, संकुचन होता है। तो विस्तार होता है दिन में और रात में संकुचन होता है। तो चट्टान की जो सबसे बाहरी सतह है, उस पर ही ये प्रक्रिया हो रही है, अंदर की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो बाहर के जो खनिज हैं, वो दिन में बाहर की ओर फैल रहे हैं और रात को अंदर सिकुड़ रहे हैं। इस वजह से क्या होगा? क्रैक्स उसमें पड़ जाएँगे। आसानी से उसमें बड़े-बड़े क्रैक्स पड़ जाएँगे, ठीक है ना? और बार-बार फैलने और सिकुड़ने से चट्टान की बाहरी सतह पर तनाव उत्पन्न होता है, टेंशन क्रिएट होता है, जिससे वो प्याज के छिलके की तरह उतरने लगती है। उसकी बड़ी-बड़ी शीट उतरती है, आप इस पिक में देख लीजिए, ठीक है ना? और इस शीट उतरने की प्रक्रिया को आप हिंदी में अपशल्कन कहते हैं या फिर इंग्लिश में एक्सफोलिएशन कहा जाता है। देख लीजिए इस पिक में चट्टान की सबसे बाहरी सतह प्याज के छिलकों की तरह उतर रही है, मतलब सबसे बाहरी सतह उतर रही है। सबसे बाहरी सतह के जो खनिज हैं, वो एक्सपेंड कर रहे हैं, वो श्रिंक कर रहे हैं, ठीक है ना? और उसकी वजह से उनमें क्रैक्स पड़े और वो नीचे की ओर टूटकर गिर गए। अब बारी किसकी है टूटने की? इसकी जो है जो जो बाहरी सतह आ गई है, अब वो टूटेगी, उसके बाद फिर अंदर वाली टूटेगी और इस तरीके से धीरे-धीरे ये चट्टान टूट जाएगी। तो इस प्रोसेस को एक्सफोलिएशन कहा जाता है, ठीक है ना? जिसमें परत दर परत टूटती है, पहले बाहर की परत फिर अंदर की परत, ठीक है? एक्सफोलिएशन जो है 2 तरीके से संपन्न होता है। पहला है तापीय अपशल्कन, ठीक है? एक तो थर्मल मतलब तापमान की वजह से जैसे ये कंडीशंस अभी हमने बताई, ठीक है? दूसरा होता है दाब मुक्ति अपशल्कन, प्रेशर रिलीज एक्सफोलिएशन। देखिए दाब मुक्ति अपशल्कन में क्या है? यह अपशल्कन एक्सफोलिएशन सबसे महत्वपूर्ण और बड़े पैमाने पर होता है, ठीक है? यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों में होता है, ठीक है? इसके अंदर होता क्या है? ग्रेनाइट जो है पृथ्वी के अंदर गहराई में और अत्यधिक दबाव में बनती है, ठीक है? ग्रेनाइट कब बनती है? जब ज्वालामुखी से लावा जब बाहर आता है, उससे बनती है, बाहर बनती है बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है? और जब मैग्मा अंदर ही जम जाता है, ठीक है? अंदर गहराई पर ही जम जाता है, तो उससे बनती है ग्रेनाइट। तो यहाँ पर यही बातें हो रही हैं कि जो ग्रेनाइट चट्टान है, वो पृथ्वी के अंदर गहराई में बनती हैं और अत्यधिक दबाव में बनती हैं। वो अंदर ही रहती हैं, दबाव में बनती हैं, ठीक है? जब इनके ऊपर की मिट्टी या चट्टानी आवरण हट जाता है, तो नीचे की ग्रेनाइट पर दबाव कम हो जाता है। जैसे कि अभी बताया था कि चट्टानों के ऊपर अगर मिट्टी का आवरण है, ठीक है ना? तो मिट्टी का आवरण इन चट्टानों पर दबाव भी डालता है, ठीक है? अगर किसी कारणवश लैंडस्लाइड वगैरह हो गया और ये मिट्टी का आवरण हट जाए, ठीक है? मिट्टी का आवरण हट जाए और जैसे ही दबाव हटता है तो चट्टानों का प्रेशर जो है बाहर की ओर आने लगता है। चट्टानें एक्सपेंड करती हैं, ठीक है ना? प्रेशर जैसे ही हटा तो अब चट्टानों की बारी है बाहर निकलने की, ठीक है? तो इस अंतर के कारण चट्टानों पर दरारें पड़ने लगती हैं, ठीक है? और इसमें चट्टानें विशाल चादरों के रूप में अलग होती हैं, बड़ी-बड़ी शीट अलग होती है। तो इस प्रकार चट्टानों के बड़े-बड़े शीट के रूप में अलग होने की प्रक्रिया कहलाती है एक्सफोलिएशन, ठीक है? और 2 तरीके से होता है तापमान की वजह से और प्रेशर रिलीज की वजह से भी, ठीक है? इसके जो उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में योसेमाइट नेशनल पार्क में, ठीक है? जहाँ पर विशाल गुंबद जैसे हाफ डोम और ए कैप्टन इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। यूएसए में जॉर्जिया में ही स्टोन माउंटेन इसका उदाहरण है, ठीक है? तापीय अपशल्कन जो है छोटे पत्थरों पर होता है और छोटे छिलकों के रूप में होता है, ठीक है? बेसिकली तापीय अपशल्कन कहीं पर भी हो सकता है। कोई भी पत्थर है, छोटा पत्थर हो, बड़ा पत्थर हो, उसमें क्या होना है कि दिन में गर्मी से उसके खनिजों ने बाहर की ओर एक्सपेंड करना है। रात में ठंडे की वजह से वो फिर क्या होता है श्रिंक हो जाते हैं। तो कोई भी चट्टान में तापीय अपशल्कन की प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है? यहाँ पर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। लेकिन जो दाब मुक्ति अपशल्कन है, वो बड़े गुंबदों पर होता है। वो क्या होता है, एक पहाड़ी पर होगा, ठीक है ना? वो एक पहाड़ी पर होगा और बड़ी-बड़ी चादरों के रूप में होता है, ठीक है? उसमें से एक-एक करके शीट निकलेगी, ठीक है ना? पहले ये शीट निकलेगी, फिर ये वाली फिर इसके नीचे की परत सतह पर आएगी, ठीक है ना? फिर उसमें से बड़ी-बड़ी शीट निकलेंगी। तो इस तरीके से बड़ी-बड़ी शीट के रूप में जो अपक्षय होता है, वो दाब मुक्ति अपक्षय कहलाता है, दाब मुक्ति अपशल्कन कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें नमक क्रिस्टलीकरण, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन। इसे हेलोक्लास्टी भी कहा जाता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कई बार आता है कि हेलोक्लास्टी किसे कहते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा नमक क्रिस्टलीकरण को हेलोक्लास्टी कहा जाता है। होता क्या है देखिए, समुद्र तटीय क्षेत्रों या शुष्क क्षेत्रों में जहां पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है, वहां नमक क्रिस्टलीकरण अपक्षय 3 मुख्य चरणों में काम करता है। देखा जाए नमक अपने आप में क्या है? अपक्षय का एक प्रमुख कारक है, ठीक है? 3 तरीके से नमक क्रिस्टलीकरण होता है। पहला है नमक के घोल का चट्टानों में प्रवेश, ठीक है? समुद्र किनारे है या शुष्क क्षेत्र है, तो समुद्र की लहरें क्या होती हैं? चट्टानों में बार-बार प्रवेश करती हैं। तो चट्टानों के जो क्रैक्स हैं, उसमें क्या हो जाता है? नमक युक्त पानी प्रवेश कर जाता है। दूसरा है
पानी का वाष्पीकरण और क्रिस्टल का निर्माण। ये थोड़े एक डिफरेंट प्रोसेस है बेटा, इसको थोड़ा समझते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान जो घुलित नमक के आयन एक व्यवस्थित त्रिविमीय जाली संरचना में इकट्ठा होना शुरू होते हैं, जिससे बहुत छोटे क्रिस्टल नाभिक बनते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो नमक युक्त पानी है, पानी जब इवेपोरेट हो जाता है, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, तो नमक के जो कण हैं वो निचले तल पर इकट्ठा होना शुरू होते हैं। ठीक है? मतलब अब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया हो रही है। अब क्रिस्टलीकरण क्या है? क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया में एक छोटा क्रिस्टल घोल में मौजूद नमक के अणुओं को अपनी सतह पर व्यवस्थित तरीके से खींचता है। देखिए, पानी जब वाष्पीकृत हो रहा है, तो जो नमक का जो कण है, ठीक है? एक जो छोटा क्रिस्टल है, वो पानी में जो मौजूद दूसरे नमक के जो आयन्स हैं, उन आयन्स को अपनी सतह पर एकत्रित करने लगता है। ठीक है? और इस एकत्रीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, जो ये छोटा क्रिस्टल है, इसका जो आकार बढ़ने लगता है, ठीक है ना? क्योंकि पानी वाष्पीकृत हो रहा है, वो अपने नमक के अणुओं को छोड़ रहे हैं, पानी वाष्पीकृत हो गया, नमक के अणु जो छूट रहे हैं, वो क्या होते हैं, क्रिस्टल के चारों ओर आकर्षित होते हैं, एक चुंबक की तरह उस पे चिपकने लगते हैं। तो चिपकने की वजह से क्या होता है, जो क्रिस्टल है उसका आकार धीरे-धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है? ये छोटे क्रिस्टल नाभिक बड़े क्रिस्टल के आधार के रूप में काम करते हैं। आधार मतलब जो बड़ा क्रिस्टल है वो छोटे क्रिस्टल के ऊपर ही डेवलप होता है। ठीक है ना? ये छोटे क्रिस्टल नाभिक पानी में बचे हुए आयनों को अपनी बाहरी सतह पर चिपकाते जाते हैं, जिससे उसका आकार बढ़ता जाता है। वही प्रक्रिया है, ठीक है ना? मतलब क्रिस्टल के बाहर क्या होता है, आयन्स चिपकते चले जाते हैं और उनका आकार बढ़ता चला जाता है। फिर समुद्र का पानी निरंतर आ रहा है, ठीक है ना? पानी आ रहा है, क्रैक्स में जा रहा है, पानी वाष्पीकृत हो रहा है और जो आयन छूट रहे हैं, वो आयन्स क्या हो रहे हैं, जो नमक के क्रिस्टल्स हैं, जितने भी आकार के हैं, उनके बाहरी सतह पर वो चिपकने लगते हैं। तो इस तरीके से नमक का जो वहाँ पे क्रिस्टल है, उनका आकार धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है? तो क्रिस्टल का निर्माण होगा और जैसे-जैसे क्रिस्टल बढ़ते जाएँगे तो वो क्या करेंगे, चट्टानों के क्रैक्स पर दबाव डालेंगे और उन्हें तोड़ने लग जाएँगे। ठीक है ना? मतलब क्रैक्स में जो एक छोटा-सा नमक का कण है, निरंतर वहाँ पर नमकीन जो पानी आ रहा है, उसकी वजह से वो क्रिस्टल का आकार बढ़ता चला जाएगा और क्रिस्टल का आकार बढ़ने पर वो क्रैक्स पर प्रेशर मारेगा और क्रैक्स को तोड़ने लगेगा। तो चट्टानों को तोड़ने लगेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से नमक क्रिस्टलीकरण क्या करता है, भौतिक अपक्षय करता है। तो ये भौतिक अपक्षय मतलब 4 तरीकों से होता है। तुषार वेजिंग, तापीय विस्तार, दाब मुक्ति अपशल्कन और नमक क्रिस्टलीकरण। तो ये था भौतिक अपक्षय, ठीक है? आपने जाना किस तरीके से होता है। दूसरा इसमें जानते हैं हम रासायनिक अपक्षय के बारे में, केमिकल वेदरिंग इसे कहा जाता है, ठीक है? यह प्रक्रिया जो है गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। गर्म और आर्द्र जलवायु मतलब जहाँ बारिश अधिक होती है, जहाँ पानी अधिक मात्रा में रहता है, ठीक है? रासायनिक अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों के खनिज, पानी, हवा या फिर अम्लों के संपर्क में आकर रासायनिक रूप से परिवर्तित हो जाते हैं और परिवर्तन की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वियोजन कहा जाता है, डिकम्पोजिशन कहा जाता है, ठीक है ना? और भौतिक अपक्षय क्या कहलाता था? विघटन कहलाता था। ये इसमें बेसिक अंतर था, ठीक है? वियोजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है? चट्टानें कमजोर होकर टूट जाती हैं। ठीक है? किस प्रकार से वियोजन की प्रक्रिया होती है, आगे हम जानते हैं इनको एक-एक करके, ठीक है? सबसे पहला इसमें है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण क्या है? जब खनिज ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन कहाँ होगी? हवा में होगी या फिर पानी में होगी, ठीक है ना? तो जब चट्टानों के खनिज क्या होते हैं? ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। देखिए, कुछ खनिज जो हैं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे लोहा विशेष रूप से, ठीक है? हवा और पानी में मौजूद ऑक्सीजन लोहे के यौगिकों को FeO से आयरन में बदल देते हैं, Fe2O3 यानी कि जंग लग जाता है, लोहा लाल हो जाता है। आप इस पिक में देख लीजिए, लोहा क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, ठीक है? ये जो नया यौगिक है, जो ये लाल जंग लगा जो यौगिक है, वो कमज़ोर और भुरभुरा होता है। मतलब वो एक तरीके से कहा जाए तो वो लोहे को कमज़ोर कर देता है, ठीक है? इसके कारण जिन चट्टानों में लोहे की मात्रा अधिक होती है, वे भूरी लाल रंग की दिखाई देती हैं और यह रंग ही जंग होता है। ठीक है ना? तो जो लाल रंग की चट्टानें आपको दिखाई दे रही हैं, मतलब उसमें लोहा क्या हो गया है? जंग लग चुका है और जंग लगा लोहा क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। ठीक है ना? तो लोहे पे जो जंग लगने की जो प्रक्रिया है, वो ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है ना? ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर दिया है लोहे ने। ठीक है? तो इस तरीके से क्या है? रासायनिक अपक्षय हो गया है। मतलब खनिजों की कठोरता, खनिजों का रंग रूप कठोरता बदल गई है। ठीक है? यही रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है? दूसरी प्रक्रिया है कार्बोनेशन, कार्बनीकरण। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की क्रिया।
देख लीजिए, वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जब बारिश के पानी के साथ घुल जाती है तो वो कार्बनिक एसिड का निर्माण करती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जिनको घमौरिया वगैरह हो जाते हैं, ठीक है ना, तो बारिश के पानी में घमौरिया ठीक हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो हल्का पानी क्या होता है, एसिडिक होता है, कार्बनिक एसिडिक होता है, ठीक है, न्यूट्रल नहीं होता है, वो एसिडिक होता है। ये हल्का अम्ल जो है चूना पत्थर की चट्टानों से क्रिया करता है। अब चूना क्या करता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना, पानी में क्या करता है, घुल जाता है, रिएक्ट क्या करेगा, सीधे घुल जाता है। ये अम्ल चूना पत्थर क्या है, कैल्साइट खनिज है, ठीक है, उसको घोल कर कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल देता है, चूने को घोल देता है, ठीक है, मतलब चूने की कठोरता क्या हो गई, समाप्त हो गई है। कार्स्ट प्रदेशों में कार्बनीकरण एक प्रमुख कारक है, मतलब जो कार्बोनेशन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की जो क्रिया होती है वो कार्स्ट प्रदेशों में होती है। कार्स्ट प्रदेश कहाँ है बेटा, यूरोप में एक पठारी क्षेत्र है, ठीक है ना, स्लोवेनिया के पास में कोई पठारी क्षेत्र है, उस पठार का नाम है कार्स्ट पठार, ठीक है। ये फेमस क्यों है बेटा, वहां पर चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं और पानी के रिएक्शन की वजह से वहां पर क्या हो गया है, अंडरग्राउंड स्थलाकृतियां डेवलप हो गई हैं, ठीक है ना, वहां पर जो चूने पत्थर से जो निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं, वो वहां पर पाई जाती हैं, ठीक है ना, और इस वजह से पूरी दुनिया में जहां कहीं भी चूना पत्थर से जुड़ी हुई स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, उन स्थलाकृतियों को कार्स्ट स्थलाकृतियां कहा जाता है, ठीक है ना। ये हम अभी पढ़ेंगे अपर्दन में, इसी के आगे नेक्स्ट वाले उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कि कार्स्ट रीजन क्या होते हैं, कार्स्ट लैंडस्केप क्या होते हैं, ठीक है। तो जहां पर चूना पत्थर की चट्टानें होती है वहां पर कार्बोनेशन प्रक्रिया होती है, रासायनिक अपक्ष है, ठीक है, मतलब चूने का रंग, रूप, आकार, कठोरता सब बदल गई, ठीक है, रासायनिक रूप उसका बदल गया, ठीक है। तीसरा है इसमें जल योजन, हाइड्रेशन, जब खनिज जो है पानी के अणुओं को अवशोषित करते हैं, पानी को पी रहे हैं, वो कुछ खनिज पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। जल योजन की प्रक्रिया में खनिज पानी के अणुओं को अवशोषित करके अपने रासायनिक ढांचे में शामिल कर लेते हैं, जिससे उनका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एनहाइड्राइट, जो खनिज है वो जिप्सम में बदल जाता है, ठीक है। एनहाइड्राइट कैल्शियम सल्फेट का एक शुष्क रूप है, जो पानी के संपर्क में आता है तो पानी को अवशोषित कर लेता है, और जल योजित होकर के मतलब अवशोषित करके यह खनिज जो है जिप्सम में बदल जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, तो एनहाइड्राइट जिप्सम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जब ये जिप्सम में कन्वर्ट हो रहा है तो खनिज का आयतन जो है 30 से 50% तक बढ़ जाता है, मतलब वो फूल जाती है, जो चट्टान अगर इतनी है तो उसके बाद वो फूल करके बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो चट्टानों के फूलने की जो प्रक्रिया है वो जल योजन होती है, ठीक है, और इस वजह से भी चट्टानों का जो रासायनिक संरचना है उसमें बदलाव आ रहा है। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जांपल है हेमेटाइट का लेमोनाइट में बदलना। हेमेटाइट जो है आयरन ऑक्साइड का एक सूखा रूप है, ठीक है, पानी के अणुओं को अवशोषित करता है और जल योजित होकर के यह क्या होकर लिमोनाइट में बदल जाता है, ठीक है ना, तो हेमेटाइट का लिमोनाइट में बदलना। जल योजन एक प्रतिवर्ती रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब जब ये पानी को एब्जॉर्ब करती है तो फूल जाती है, फैल जाती है, उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है ना। और जो विपरीत परिस्थितियां हैं, शुष्क परिस्थितियां हैं, तो खनिजों से पानी निकल जाता है, पानी सूख जाता है, तो फिर ये वापस श्रिंक हो जाता है, ठीक है। पूरा तो नहीं होगा लेकिन क्या होगा, सूख जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा। तो एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया है, मतलब बारिश का पानी आएगा तो फिर ये फूल जाएगा और फिर ये श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रेशन की प्रोसेस में होता है। नेक्स्ट इसमें है विलियन सॉल्यूशन, खनिजों का पानी में सीधा घुल जाना। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो आसानी से शुद्ध पानी में भी घुल जाते हैं, भले ही पानी अम्लीय ना हो, ठीक है। जैसे चूना पत्थर का पक्ष है, शुद्ध पानी में भी चूना पत्थर घुल जाता है। नमक जो है पानी में घुल जाता है, जिप्सम पानी में घुल जाता है। तो कुछ खनिज जो है पानी में आसानी से घुल जाते हैं। तो पानी में जब घुल जाएंगे तो चट्टान की कठोरता वैसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो चट्टानों का रासायनिक रूप बदल जाएगा। तो इस प्रकार से रासायनिक अपक्षय संपन्न होता है, ठीक है, रासायनिक अपक्षय मतलब इन प्रोसेस की वजह से चट्टानों की जो कठोरता है उसमें बदलाव आता है, चट्टानों के रंग में बदलाव आता है, गुणधर्म में बदलाव आता है, ठीक है ना, तो चट्टानों का जो अपना रासायनिक स्वरूप है वो बदल जाता है। तो ये रासायनिक अपक्षय है, जो दूसरी कंडीशंस है। तीसरा इसमें जैविक अपक्षय, ठीक है, समझते हैं ये क्या होता है। जैविक अपक्षय को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, भौतिक जैविक अपक्षय मैकेनिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग, और रासायनिक जैविक अपक्षय केमिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। क्या होता है ये भौतिक जैविक अपक्षय, ठीक है, यह तब होता है जब जीव अपने शारीरिक बल का उपयोग करके चट्टानों को तोड़ते हैं। अब देखिए
पेड़ की जड़ों का दबाव, जैसे कि अभी बताया कि चट्टानों की क्रैक्स में अगर कोई पेड़ डेवलप हो गया, आमतौर पर जैसे पीपल हो जाता है, ठीक है ना? कहीं पर भी हो जाता है, आसानी से होता है। लगाने पर लगता नहीं है और चट्टानों पर या घर की दरारों पर जॉइंट्स पे पीपल डेवलप हो जाता है। पेड़ जब बड़ा होगा तो क्या होगा? उसकी जड़ें फैलेंगी तो क्या करेंगी? चट्टानों के क्रैक्स पर दबाव डालेंगी, ठीक है? और उसे तोड़ देंगी, ठीक है? और दूसरा है जानवरों की खदाई। अब जीव की बात की गई है ना कि जीव अपने शारीरिक बल का उपयोग करते हैं, तो पेड़ भी अपने जड़ों का उपयोग कर रहे हैं और जानवरों द्वारा खुदाई। जानवर क्या करते हैं? वो अंडरग्राउंड रहते हैं, ठीक है ना? अंडरग्राउंड रहते हैं, तो अंडरग्राउंड रहने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स बनाते हैं, खुदाई करते रहते हैं, ठीक है? तो चट्टानों को तोड़ते रहते हैं। तो इस तरीके से ये यांत्रिक जैविक अपक्षय कहलाता है। दूसरा होता है रासायनिक जैविक अपक्षय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग। यह तब होता है जब जीव अम्ल या रासायनिक यौगिक उत्पन्न करके चट्टान के खनिजों की संरचना को बदल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। लाइकेन और मॉस, ठीक है? लाइकेन और मॉस चट्टान पर उगने वाले पहले जीव होते हैं, ठीक है? आप इस पिक में देख लीजिए, ठीक है? ये लाइकेन होते हैं। लाइकेन एक्चुअल में क्या होता है? शैवाल और कवक का सहजीवी उदाहरण होता है। एक्चुअल में ये एक जीव नहीं होता बल्कि दो जीवों का सहजीवी रूप है, ठीक है? कवक मतलब फंगस, ठीक है? इसकी निचली सतह जो है कवक कहलाती है, ठीक है? और इसकी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? शैवाल कहलाती है, ठीक है? ये दोनों चिपके हुए होते हैं आपस में। शैवाल क्या करता है? शैवाल सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या करता है? भोजन बनाता है, ठीक है? और वो भोजन किसको देता है? इस कवक को देता है, ठीक है? भोजन देता है इस कवक को और कवक जो है इस शैवाल को क्या देता है? आश्रय देता है। इन दोनों में एक सहजीविता का उदाहरण देखने को मिलता है। तो शैवाल और कवक का जो सहजीवी रूप है, उसे कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं उसे? लाइकेन। लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। लाइकेन को क्या कहा? लाइकेन बायो इंडिकेटर भी होते हैं। किसके? बायो इंडिकेटर। आप इस एग्जाम्स में भी आता है। बायो इंडिकेटर किसके होते हैं? एयर पॉल्यूशन के। मतलब ये केवल उन्हीं जगहों पर उगते हैं जहां पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना? तो आसानी से एक संकेतक के रूप में है, जहां पर लाइकेन है मतलब वहां पर कैसी एयर कैसी है? बहुत ही क्लियर है, साफ है, ठीक है ना? तो बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन भी लाइकेन होते हैं, ठीक है? लेकिन लाइकेन के साथ एक कंडीशन क्या है? लाइकेन में जो कवक है वो चट्टान की सतह पर एक एसिड छोड़ता है। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। एक एसिड है और ये एसिड क्या करता है? चट्टानों में मौजूद कुछ खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करता है। अब एसिड जो है रिएक्ट करेगा, चट्टान है, ठीक है ना? चट्टान के ऊपर ये चिपके हुए रहते हैं, ठीक है? चिपके रहते हैं। अब चट्टान खनिजों से बने होते हैं। जब इसने एसिड छोड़ा तो हो सकता है ये इसके खनिज जो हैं उस एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएँ और ये खनिज अपना स्थान छोड़ दें। मतलब वो वहाँ से बह के निकल जाएँ, ठीक है? वो नष्ट हो जाएँ, डिकम्पोज़ हो जाएँ, ठीक है? तो इस तरीके से वहाँ पर धीरे-धीरे क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं। किसकी वजह से? इस ऑक्सैलिक एसिड की वजह से। कौन छोड़ रहा है? लाइकेन छोड़ रहा है, ठीक है? और उन्हें घोल देते हैं। आप इस पिक में देख लीजिए, जो रेड-रेड सा पोर्शन आपको दिख रहा है ये लाइकेन है, ठीक है ना? घरों में पहाड़ी क्षेत्रों में इसे मेहंदी के रूप में भी यूज़ करते हैं, ठीक है? लोग इसे मेहंदी कहते हैं। तो जैसे फेल्डस्पार खनिज के साथ, तो फेल्डस्पार खनिज पर जब ऑक्सैलिक एसिड छूटता है तो वो घुल जाता है, ठीक है? लाइकेन के शरीर से कार्बनिक अम्ल का स्राव भी होता है, जो घुलनशील खनिजों को घोलने में सहायक होता है, ठीक है? तो इस तरीके से जो लाइकेन है वो क्या करते हैं? रासायनिक जैविक अपक्षय करते हैं। अब जैविक इसलिए है क्योंकि लाइकेन में क्या है? शैवाल मौजूद है, ठीक है ना? इसीलिए इसको जैविक माना जा रहा है, ठीक है ना? दूसरे कौन से जीव हैं जो रासायनिक अपक्षय करते हैं? सड़ने वाला कार्बनिक पदार्थ, ठीक है? जब पौधे और जानवर मर जाते हैं और सड़ जाते हैं, तो जमीन में दफनाने पर क्या करते हैं वो? मतलब उनमें से ह्यूमिक एसिड निकलता है, ठीक है ना? और ये जो है मिट्टी में छूट जाता है। ये जो अम्ल है वर्षा जल के साथ मिलकर के भूजल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर को अम्लीय बना देता है, ठीक है ना? और जैसे अंडरग्राउंड वाटर थोड़ा एसिडिक हो जाएगा, जैसे अम्ल अंदर जाएगा, तो फिर क्या होगा? कार्बोनेशन और हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस बढ़ जाएगी और अंदर चट्टानों में जो खनिज होंगे, वो पिघलने, घुलने लग जाएंगे, ठीक है ना? तो इस प्रकार जानवरों के सड़ने से भी, उनकी डेड बॉडी के सड़ने से भी रासायनिक जैविक अपक्षय होता है, ठीक है? तो इस प्रकार जैविक अपक्षय संपन्न होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अपक्षय की जो प्रक्रिया है वो 3 तरीके से संपन्न होती है, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय, ठीक है? तो जो डेनुडेशन के जो 3 मेजर टूल्स थे, तो सबसे पहला टूल अपक्षय आपने अभी पढ़ा, ठीक है? दूसरा इसमें है सामूहिक संचलन या वृहद संचलन, मास वेस्टिंग इसे कहा जाता है, ठीक है? क्या चीज़ है मास वेस्टिंग? यह एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चट्टान, मिट्टी या मलबा मलबा ठीक है, रेगोलिथ इसे कहेंगे हम, ठीक है ना? रेगोलिथ
ढलान के सहारे बड़े पैमाने पर ऊपर से नीचे की ओर खिसकता है। मतलब कोई चट्टान है, ठीक है? उसमें जो भी क्रैक्स वगैरह पड़े, जो चट्टान इतने ढीले हो चुके हैं, जो अब लुढ़कने की कगार पर हैं, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, मतलब जब इनके नीचे कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं है जो इनको रोक सके, तो ये ऑटोमैटिकली तो ये ऑटोमैटिकली क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उस चट्टान के तल पे नीचे गिर जाते हैं, तल पे गिर जाते हैं। ठीक है? रॉक स्लाइड, लैंडस्लाइड जिसे हम कहते हैं। ठीक है? किसकी वजह से है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। अंतर क्या है? देख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? यह अपर्दन क्रियाओं, अभी जो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, नदी, हिमानी, पवन, ठीक है ना? जो 5 अपर्दन के कारक होते हैं, वो अपर्दन क्रियाओं से अलग है, क्योंकि संचलित होने वाला मलबा किसी गतिशील माध्यम में शामिल नहीं होता है, बल्कि संचलन का मुख्य बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। मास वेस्टिंग अलग इसीलिए अपर्दन से, क्योंकि ये सिर्फ क्या होता है, स्वतः ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से चट्टानों के तल पे गिर जाते हैं। जबकि अपर्दन के कारक क्या करते हैं? अपर्दन के कारक इन कारकों को एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ फ्लो कराते हैं। ठीक है ना? तो ये अपर्दन के कारकों में शामिल नहीं होते हैं। ये और केवल गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिरते हैं। ठीक है? पानी केवल एक सहायक कारक के रूप में कार्य करता है, जो पदार्थ को संतृप्त करके उसका वजन बढ़ा देता है। ठीक है? अब ऊपर की चट्टान पर बारिश के पानी की वजह से क्या हो सकता है? इन चट्टान के खनिजों ने अगर पानी को एब्सॉर्ब कर लिया, तो उससे क्या होता है? इनका वजन बढ़ सकता है। वजन बढ़ने पर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण में उसे फिसलने या बहने में मदद करेगा। तो पानी क्या है? एक सहायक कारक के रूप में मौजूद है, मतलब अपरदन क्रिया में इसमें शामिल नहीं है। मतलब पानी केवल एक सहायक कारक के रूप में मौजूद है, जो कि चट्टान के खनिजों को केवल फुलाने का काम कर रहा है, उसके वजन बढ़ाने का काम कर रहा है, जिसके कारण वो ऑटोमैटिकली स्वतः ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल के सहारे नीचे की ओर गिरने लगते हैं। ठीक है? सामूहिक संचलन के जो प्रकार हैं, आप जानते हैं आप आसानी से। इसमें कुछ संचलन ऐसे हैं जो बहुत धीरे होते हैं। पहले इसमें मृदा सर्पण, सॉइल क्रीपिंग, ठीक है? बहुत धीरे से मूव करती है, बहुत धीरे-धीरे, ठीक है? आसानी से। दिखती भी नहीं है, मतलब इतना ऐसा है कि आप इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे एक ही दिन में। ठीक है? दूसरा है तीव्र संचलन, जो बहुत तेजी से घटित होते हैं। तो कौन सा? लैंडस्लाइड है, अचानक से पहाड़ी के ऊपर से जो मलबे गिरते हैं, लैंडस्लाइड, ठीक है ना? निचले तल पर जो गिरते हैं, लैंडस्लाइड है। रॉकफॉल है, जो बड़े-बड़े बोल्डर कभी अचानक से छटक जाते हैं, ठीक है? रॉकफॉल है। पंख प्रवाह में क्या है बेसिकली, चट्टान में जब बहुत हेवी रेनफॉल हो गई, तो चट्टान का जो ऊपरी तल है या ऊपरी मिट्टी है, ऊपरी चट्टान है, जब उसमें बहुत पानी एब्ज़ॉर्ब कर लिया, ठीक है ना? अब उसके सहने की शक्ति जब खत्म हो जाती है, तो अचानक से वो टूट कर नीचे गिर जाता है। तो बहुत ही कीचड़ का एक दलदल सा युक्त जो फॉर्मेशन जो नीचे आता है, सडन आता है, ठीक है ना? वो मड फ्लो कहलाता है। और नेक्स्ट है धँसाव, स्लंपिंग, ठीक है ना? जैसा आपने सड़क किनारे देखा होगा, अचानक से रोड का एक हिस्सा जो है धँस जाता है, ठीक है? धँसाव, स्लंपिंग। तो इस तरीके से कोई चट्टानी भूभाग भी नीचे से अ, धँस जाती है, ठीक है ना? स्लंपिंग, तो ये भी सडन मूवमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से जो ये मूवमेंट है, ये कहलाती है मास वेस्टिंग। अब ये मास वेस्टिंग होती क्यों है? इसके प्रमुख कारण क्यों होती है, मतलब बेसिकली पहला इसमें जल की भूमिका, ठीक है? भारी बारिश या बर्फ के पिघलने से मिट्टी में पानी की संतृप्ति कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है? जिससे उसका वजन बढ़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है? ढलान का कोण, हाँ, कोण ढलान जितना तीव्र होगा, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव उतना ही अधिक हो जाएगा, आसान हो जाएगा, मतलब उनको नीचे गिरने में, ठीक है? वनस्पति का भाव, भाई वनस्पति क्या करती है? जड़ों के माध्यम से मिट्टी को बांध के रखती है, ठीक है? जहाँ पर कम होगी वहाँ पर आसानी से लैंडस्लाइड हो जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर कम होगा। मानवीय गतिविधियाँ, सड़क काटना, खनन और अनुचित कृषि पद्धतियाँ भी ढलान की स्थिरता को बिगाड़ देती हैं, ठीक है? तो इस प्रकार ये था मास वेस्टिंग, ठीक है? तो इसकी वजह से भी हमारी जो स्थलाकृतियाँ हैं, उनका आकार स्वरूप बदलता है, ठीक है ना? डेनुडेशन का काम क्या है? रूप परिवर्तन करना, ठीक है? खूबसूरत बनाना, ठीक है? अब लैंडस्लाइड की वजह से खूबसूरती बढ़ती तो नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, जो लैंडफ़ॉर्म है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है? मतलब अगर कोई पहाड़ ऐसा था, तो लैंडस्लाइड की वजह से अगर ये पोर्शन कट गया है, तो अब उसका आकार डिफ़ॉर्मेशन हो गया है, ठीक है ना? तो डिफ़ॉर्मेशन करने में या सुंदरता बनाने में मास वेस्टिंग का भी एक रोल है, ठीक है? आप ऐसा समझिए। तो डेनुडेशन के 3 मेजर टूल्स में 2 आपने देख लिए हैं, अपक्षय और मास वेस्टिंग। तीसरा जो टूल है बच्चों, अपर्दन, बेसिकली अपर्दन के 5 बड़े फैक्टर होते हैं, ठीक है ना? मतलब 5 फैक्टर हैं जो अपर्दन को करते हैं, ठीक है? नदी, हिमानी, पवन, समुद्री लहरें और भूमिगत जल, ठीक है? इन्हें हम बारी-बारी से एक-एक करके अगले-अगले चैप्टर में कवर करेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो अगला जो चैप्टर हम कवर करेंगे वो है नदी के द्वारा जो अपर्दन की क्रिया होती है और उससे जो निर्मित स्थल रूप बनते हैं,
वो हम कवर करेंगे, ठीक है? तो इसको हम बारी-बारी से कवर करेंगे क्योंकि ये अपने आप में बहुत विस्तृत चैप्टर है, ठीक है? तो ये था डेनुटेशन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें अपरदन जब तक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है? भूमिगत जल तक कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक ये डेनुटेशन कंप्लीट नहीं होगा, बारी-बारी से करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। तो जिसमें हमने जाना अपक्षय के बारे में और मास वेस्टिंग के बारे में आज, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।